तो चलिए सीधे रुख करेंगे। सीएम शिवराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। संकट का कारण बनेंगे और इसलिए 23 मार्च की रात को 9 बजे मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। रात के 10 बजे ही मैं मध्य प्रदेश के सेक्रेटेरिएट, जो वल्लभ भवन के नाम से जाना जाता है, वहां पहुंच गया था और कोविड की न केवल समीक्षा की थी बल्कि व्यवस्थाएं बनाने में हम जुट गए थे। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये सच्चाई है कि तब तक कोविड से निपटने की जो व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं बनी नहीं थी। जहां तक कोविड का सवाल है, फरवरी में मध्य प्रदेश में इसने दस्तक दे दी थी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के माध्यम से फरवरी के महीने में ही कोरोना अपनी जड़ें इंदौर में जमाने लगा था। लेकिन जब मैंने पहली समीक्षा की तो केवल 60 टेस्ट हो सकते थे। 60 साधारण सी चीजें, पीपीई किट और बाकी इंतजाम, जिसके बारे में विस्तार में नहीं जाऊंगा आज, उनका भी अभाव था। दिन और रात लग के व्यवस्था करने का प्रयास किया और आज मध्य प्रदेश में 60 टेस्ट के स्थान पर 20 लैब में लगभग 6000 टेस्ट किए जा रहे हैं। कठिनाइयां बहुत थी, व्यवस्थाएं न्यून थी, लेकिन आज मैं सबसे पहले इंदौर की जनता को, यहाँ के स्वयंसेवी संस्थाओं को, समाज सेवियों को, जन नेताओं को, मीडिया के मित्रों को, प्रशासन के, पुलिस के कर्मचारी, अधिकारीगण, जिनको हम कोरोना योद्धा के नाम से भी जानते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। विपरीत परिस्थितियों में, तब जब कोरोना के बारे में व्यापक जन जागरण का काम यहाँ नहीं हुआ था, लोग डरते थे बताने में भी, और कई बार इंदौर में जो कठिनाइयां हुई उनको इंदौर की जनता को, यहाँ के स्वयंसेवी संस्थाओं को, समाज सेवियों को, जन नेताओं को, मीडिया के मित्रों को, प्रशासन के, पुलिस के कर्मचारी, अधिकारीगण, जिनको हम कोरोना योद्धा के नाम से भी जानते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। विपरीत परिस्थितियों में, तब जब कोरोना के बारे में व्यापक जन जागरण का काम यहाँ नहीं हुआ था, लोग डरते थे बताने में भी, और कई बार इंदौर में जो कठिनाइयां हुई उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बावजूद इसके इंदौर ने अद्भुत जज्बा दिखाया और आज मैं ये कह सकता हूं कि इंदौर सहित मध्य प्रदेश में अब जितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं उससे ज्यादा डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं। हमारे एक्टिव केस जो कभी 3100 के ऊपर पहुंच गए थे, आज 2600 से कुछ ज्यादा हैं, 2658 के आसपास रह गए हैं। जो व्यवस्थाएं आवश्यक थी, क्योंकि इस समय अगर आप देखें तो
प्रारंभ में मार्च के महीने में पॉजिटिविटी का रेट 18% था। इंदौर की बात कर रहा हूं, अब घट के 9% हो गया है। कोविड की मृत्यु दर जो काफी हाई थी वो भी घट के 4% के आसपास पहुंची है। रिकवरी रेट मतलब डिस्चार्ज होने वालों की संख्या जो मई के प्रथम सप्ताह में 15% थी, अब जून में इंदौर की बढ़ के 64 हो गई है। वैसे पूरे प्रदेश की लगभग 68% हो गई है। और पूरे प्रदेश में ये बात सच है कि पॉजिटिव केस आ रहे हैं। विशेषकर बाद में जो प्रवासी मजदूर भाई और बहन आए, उनके आगमन के कारण भी कई जगह, क्योंकि गुजरात से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई दक्षिण के राज्यों से आया, पॉजिटिव केस प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आए, लेकिन उनके भी पुख्ता इलाज का इंतजाम है, व्यवस्थाएं हैं। जहां तक टेस्ट का सवाल है, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इंदौर शहर में 10 लाख की आबादी पर 2200 टेस्ट कर पाते थे। अब 10 लाख की आबादी पर 12,400 टेस्ट किए जा रहे हैं। एक समय ऐसा था कि हमको अपने सैंपल स्टेट प्लान के माध्यम से कभी नोएडा और कभी दक्षिण के राज्यों में पुडुचेरी भेजना पड़ता था। अब वो स्थिति नहीं है, और उसके कारण पहले रिपोर्ट काफी लेट आती थी, 7 दिन में, 8 दिन में। तब तक पेशेंट को पता ही नहीं चलता था कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन अब वो स्थिति समाप्त हुई है। इंदौर के साथ साथ पूरे प्रदेश में आइसोलेशन बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन थेरेपी, एक मध्य प्रदेश में जिसने काफी काम किया, इंदौर में भी, भोपाल में भी, कि आते ही ऑक्सीजन का लेवल पता कर लिया जाए और उसके हिसाब से फिर ऑक्सीजन दी जाए, जिससे कई मरीजों की जान बची है। अब हम पूरे प्रदेश में ये ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का इंतजाम अस्पतालों में कर रहे हैं। आईसीयू बेड की उपलब्धता, वेंटिलेटर्स की व्यवस्थाएं, ये सब बेहतर करने का प्रयास किया है। और सरकारी अस्पतालों के साथ साथ चूंकि उस समय हमको ज्यादा बेड्स की जरूरत थी, तो प्राइवेट अस्पतालों में भी उनके साथ टाई अप करके, जैसे यहाँ अरविंदो में, भोपाल में चिरायू में, जहां जहां जरूरत पड़ी उसकी भी व्यवस्था की है। और आज मैं ये कह सकता हूं कि जितने बेड्स की उपलब्धता चाहिए, लेकिन हमारे पास जितने हैं उसमें उपलब्धता केवल, आवश्यकता केवल 1/3 की पड़ती है। स्थिति उस दृष्टि से अगर हम देखें तो पूरी तरह से आज नियंत्रित दिखाई देती है। 23 मार्च से लेके आज तक, आज भी जब मैं इंदौर आया तो सबसे पहले मैंने कोरोना की समीक्षा की, जिसमें इंदौर के साथ साथ राज्य की भी मैं करता हूं। 3 जिले रोज मैं बुलाता हूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, बाकी ओवरऑल पूरे प्रदेश की हम लोग समीक्षा करते हैं। तो आज मैं कह सकता हूं कि संकट है, लेकिन व्यवस्थाएं भी हमारे पास पर्याप्त है। और इस पूरे अभियान में जो स्वयंसेवी संस्थाओं ने इंदौर में काम किया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। इंदौर सेवा का एक आदर्श उपस्थित करने वाला शहर बना है, विशेषकर तब जब बड़ी संख्या में मजदूर, प्रवासी मजदूरों का आना शुरू हुआ। पैदल बच्चे गोद में लेके जब निकले तो मध्य प्रदेश शासन ने तय किया हम अपने मजदूरों को तो बाहर से लाएंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर कोई पैदल नहीं चलेगा। राज्य शासन ने, प्रशासन ने बसों की व्यवस्था की,
भोजन का इंतजाम प्रशासन ने भी किया, लेकिन इंदौर की जनता ने चाय, नाश्ता, भोजन, जहां तक जरूरत पड़ी तो पांव में जूते और चप्पल पहनाने का भी काम किया। अद्भुत सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं आज एक और सूचना आपको देना चाहता हूं कि संकट के समय, और संकट भी ऐसा कि आर्थिक स्थिति भी प्रदेश की बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि पहले थी नहीं और बाद में जो कुछ था वो कोविड ने खत्म कर दिया। रेवेन्यू का आना नहीं था। लेकिन वैसी परिस्थिति में भी ऐसी कई योजनाएं जो बंद कर दी गई थी। हमारे सामने एक चैलेंज था गेहूं की खरीदी का। बारदाने नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन हमने तय किया कि पूरा गेहूं खरीदेंगे। और आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि पंजाब अब तक ऑल टाइम रिकॉर्ड पंजाब का रहा है सबसे ज्यादा गेहूं उपार्जन का। मध्य प्रदेश ने आज पंजाब के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और पंजाब ने 1,27,00,000 कुछ हजार मीट्रिक टन गेहूं उपार्जित किया था। मध्य प्रदेश लगभग 1,28,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन करके देश में नंबर 1 का राज्य बना है। तब जब बारदानों का संकट, कोविड का संकट, इंदौर में तो खरीदी बहुत देर से शुरू हुई, तो संकट के समय किसानों को दिक्कत ना हो। मजदूरों का हमने तय किया कि जो बाहर हैं उनके खाते में 1-1 हजार रुपया डालेंगे, उनको लाने की व्यवस्थाएं करेंगे। किसानों का मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, 2,990 करोड़ रुपया बीमा का आना था। राज्य सरकार ने अपना शेयर ही जमा, प्रीमियम जमा नहीं किया अपने हिस्से का, इसलिए नहीं मिल पा रहे थे। आते ही हमने 2,200 करोड़ रुपया जमा करके और 2,990 करोड़ रुपए फसल बीमा की योजना के किसानों को दिलवाने का काम किया। छात्रवृत्ति बच्चों को दी नहीं गई थी, 580 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति के छात्रों के खाते में डाले। जो निर्माण श्रमिक थे उनके खाते में 2-2 हजार रुपया करके डाले। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा जो खातों में नहीं गया था इकट्ठा 2 महीने का डाला। राशन की कोई कमी ना हो जाए, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मिले, इसलिए बिना राशन कार्ड के भी राशन देने का इंतजाम किया। इंदौर सहित किसी शहर में दिक्कत ना आए उसकी हमने कोशिश की। स्वयंसेवी संस्थाओं को, महिलाओं को काम मिले, इसलिए मास्क बनाने का जिम्मा जीवन शक्ति के नाम से उनको दिया। काढ़ा भी बन के पूरे प्रदेश को मिले, इसलिए जीवन अमृत करके एक अलग योजना चलाई। बाहर से जो आने वाले मजदूर थे उनको रोजगार मिले, इसलिए कल 26 लाख लोगों को मनरेगा में रोजगार मिला। रोजगार सेतु नामक एक नया पोर्टल बना है जिसमें जो स्किल्ड लेबर हैं उनकी मैपिंग करके जहां जरूरत जिनको है, जिस तरह की लेबर की, उनको प्लेटफॉर्म पे हम लेके आ रहे हैं ताकि इनको रोजगार दिला सकें। और इस बीच मध्याह्न भोजन के पैसे की राशि विद्यार्थियों के खाते में डालने का काम, एक नहीं अनेकों में गिनाऊंगा तो देर लगेगी, लेकिन लगभग 26,000 करोड़ रुपया संबल योजना फिर से हमने चालू कर दी जो पिछली सरकार ने बंद कर दी थी। पंचायतों को पैसा नहीं दिया था, वित्त आयोग का 1555 करोड़ रुपया पंचायतों के खाते में डाले और नगरीय निकायों को भी पैसा नहीं मिला था। 1-1.25 साल में कुछ मिला ही नहीं था। कड़की के जमाने में उनके खाते में भी 330 करोड़ रुपया, स्मार्ट सिटी के 500 करोड़ रुपया, इंदौर को 50 करोड़ भेज चुके, 100 करोड़ और भेजने वाले, और 50 करोड़ और 15वें वित्त आयोग के आएंगे, उसका अलग इंतजाम किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। संकट के समय जैसा नेतृत्व प्रधानमंत्री जी ने दिया वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। उन्होंने जिस ढंग से मार्गदर्शन देश का किया, दुनिया ने भी उससे सीखा। 1,70,000 करोड़ रुपया पहले राज्यों को दिए, 20 लाख करोड़ का पैकेज जो अलग अलग सेक्टर्स के लिए, जिसके दूरगामी परिणाम आत्मनिर्भर भारत बनाने वाले, वो प्रधानमंत्री जी ने दिया। और अभी तो 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, दूसरे कार्यकाल का 1 साल। कैलाश जी ने प्रेस करके वो सारी उपलब्धियां गिनाई है, चाहे धारा 370 का सवाल हो,
कश्मीर से 35A हटाने का सवाल हो, 3 तलाक का मामला हो, CA कानून बनाना हो, राम मंदिर का निर्माण हो, आर्थिक सुधार हो, एक नहीं अनेकों सौगातें देश को उन्होंने दी है। आज मैं ये विश्वास करता हूं, कर सकता हूं कि अब कोविड से हमें सावधान जरूर रहना पड़ेगा, क्योंकि अवेयरनेस जरूरी है। और आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इंदौर में अब हम जीतने की तरफ एक टर्निंग पॉइंट है ये इंदौर के लिए। इस समय अनलॉक इंदौर भी अब होना शुरू हो रहा है। बस भीड़ ना उमड़े, मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, डिस्टेंस रखें और बार बार हाथ धोएं। इनका पालन अगर यही इलाज है और कोई इलाज नहीं है। इनका पालन अगर हमने किया तो इंदौर कोरोना को पराजित करेगा। आज ही हमने एक गीत स्वच्छ इंदौर के बाद अब स्वस्थ इंदौर उसको लॉन्च किया है। उसमें कोरोना से सावधानी रखने के सारे उपाय बताए गए हैं। आज जब मैं यहाँ इंदौर आया हूँ तो डॉक्टर्स की एक टीम जो इसमें लगी रही कोरोना से निपटने में, उनसे भी भेंट हुई। लेकिन अब हमको आर्थिक मोर्चे पर तेजी से काम करने की जरूरत है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत। हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। इसलिए अनेकों योजनाएं हम बना रहे हैं। उनमें से एक आज जिसको हमने लॉन्च किया कि हमारे छोटे छोटे व्यवसायी, हाट ठेले पे सब्जी और फल बेचने वाले, पान की गुमटी वाले, चाय की गुमटी वाले, बाल काटने वाले, खोमचे लगाने वाले, छोटे छोटे व्यवसायी, इनको प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई। 10,000 रुपए तक का लोन गारंटी सरकार लेगी और 7% ब्याज देगी। हमने उसमें तय किया कि बाकी ब्याज मध्य प्रदेश सरकार देगी, लेकिन इनको एक बार खड़ा करना है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी मध्य प्रदेश सरकार ने नई योजना बनाई, कस्बाई क्षेत्रों में, कि उनको जो 10,000 रुपए मिलेंगे उसकी गारंटी मध्य प्रदेश सरकार लेगी और पूरा ब्याज भरने का काम करेगी। रोजगार सेतु के बारे में मैंने आपसे बात कही है और एक रोजगार के अवसर हम अधिकतम कैसे खड़े कर पाएं, उसके लिए कई योजना बना रहे हैं। आज ही 3 औद्योगिक इकाइयों का काम प्रारंभ होगा जो इंदौर में 2016 में हमने इन्वेस्टर मीट की थी, उस समय जिन्होंने MOU किया था। तो रोजगार, हेल्थ और एजुकेशन, इस पर नया फोकस सरकार करेगी और बहुत जल्दी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का स्वरूप भी हम आपके सामने रखेंगे। प्रारंभ में मैंने कुछ बातें कही है, अब आपको जो सवाल पूछना हो स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं प्रारंभिक तौर पे मैं श्री हेमंत शर्मा जी, उनको निवेदन करूंगा कि अपने प्रश्न जरूर पूछें। जी, माइक थोड़ा चालू कर दीजिए आपका। मैं हेमंत शर्मा, प्रजातंत्र अखबार से। आप हमेशा इतने सालों से कहते आए हैं इंदौर आपके सपनों का शहर है। आज मैं आपसे 2 मेरे सवाल हैं इससे जुड़े हुए कि चूंकि आज आपने रिव्यू किया है इंदौर का, कोरोना ये 2.5 महीने किस तरीके से बीते, तो एक तो जानना चाहता हूं कि आपके सपनों का शहर आपके समीक्षा करने के बाद उसकी क्या स्थिति है। एक मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस शहर की गति आगे कैसी होगी और कल का इंदौर आप किस तरीके से देख रहे हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, बाकी स्थितियां हों, तो उसके आपके दिमाग में उसको लेके क्या विजन है? केवल हेमंत जी आज नहीं, रोज मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी इंदौर की रोज समीक्षा करता हूं। यहाँ पेशेंट्स कितने हैं और बेड्स कितने हैं, ऑक्यूपाइड कितने हैं, बाकी से कितने बचे हैं, आगे कितनी जरूरत होगी। आज इस समीक्षा के आधार पर मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस समय हम कोरोना को नियंत्रित कर पाए हैं। अब चूंकि हमको अनलॉक भी करना है, हमने यह अंदाज भी लगाया कि बुरी से बुरी स्थिति में है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पीक अभी आना बाकी है। तो कितने
संसाधनों की, बेड्स की आवश्यकता होगी, उसका आकलन भी किया है और उसके आकलन के हिसाब से उसकी पूरी कार्य योजना भी हमने बनाई है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसकी ज़रूरत ना पड़े। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि इंदौर की जनता के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने जो काम किया, हम कोरोना को नियंत्रित कर पाएंगे। बस सावधानी एक ही रखनी है कि अनलॉक होने के बाद एकदम भीड़ ना उमड़े। इंदौर जीवंत शहर है, उत्सव प्रिय लोग हैं, तो कई बार जब खुलता है तो जो मानदंड है, मापदंड है, उनका पालन करने की स्थिति बने। बस इतनी चिंता करने की जरूरत है। बाकी कोरोना अब यहाँ काबू में है। और जहाँ तक भविष्य का सवाल आपका है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र और दिया है कि लोकल को वोकल बनाओ। मैं अनेकों बैठकें कर चुका हूं एमएसएमई की, उद्योग के क्षेत्र में और कौन से काम किए जा सकते हैं और हम अपने लोगों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि वो खुद छोटे छोटे उद्योग लगाएं। स्वदेशी और अपने यहाँ बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करें, उसका एक खाका हम लोग तैयार कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के साथ भी बात कर रहे हैं कि देखिए 3 मूल सवाल हैं। जहाँ तक विकास का सवाल है, इंदौर में काम कम नहीं हुए, आप जानते हैं। रोजगार की दृष्टि से टीसीएस, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां भी यहाँ आ चुकी थी। बीच में गति जरूर धीमी पड़ी है, तो उस दिशा में लगातार काम हमारे जारी रहेंगे। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए जमीन एक बड़ी समस्या थी। अब किसानों से समझौता करके लैंड पूलिंग वाली योजना हमने बनाई है, जिसके कारण, क्योंकि कई बार हम ऐसी जगह सरकारी जमीन ढूंढ लेते थे जहाँ कोई जाना नहीं चाहता, उसकी जरूरत नहीं है। जहाँ जरूरत हो वहाँ जमीन उपलब्ध कराएं और उसमें छोटे उद्योगों को भी ज़्यादा प्रोत्साहित करने का काम करें। लघु कुटीर उद्योगों का भी जाल बिछे, उसकी रणनीति हमने बनाई। तो एक तो रोजगार, उसके लिए लघु और कुटीर उद्योग भी। दूसरा स्वास्थ्य, क्योंकि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत व्यापक बनाने की आवश्यकता, और इंदौर उसमें मध्य प्रदेश को लीड करता है, तो उसको और बेहतर बनाना। और तीसरा जो मुझे लगता है कि एजुकेशन के क्षेत्र में और बेहतर काम करना। हमारा जो इंदौर है वो कैसे और रोजगार युक्त हो। उद्योग बड़े की हम कल्पना करते हैं, लेकिन छोटे छोटों का कैसा जाल बिछे। एक आदर्श शहर है ही इंदौर। स्वच्छता में हम 3 बार आगे आए हैं। लेकिन एक और मेरे दिमाग में जो इंदौर और इंदौर जिले की बात करें तो वो है पानी का सवाल। ड्रिंकिंग वाटर, टैप वाटर हर जगह मिले, और नर्मदा का पानी यहाँ तो आ गया, बाकी जिले के बाकी हिस्सों में भी पहुंचे, उसकी भी योजना हम बना रहे हैं। तो कुल मिला के भविष्य का खाका कोविड की चुनौतियों को देखते हुए भी खींचने का प्रयास किया है। धन्यवाद हेमंत जी। हमारे बीच राजेश चेलावत जी हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने प्रश्न सादर करें। पहले तो मध्य प्रदेश को संभालने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा विलंब से आपका आगमन हुआ, ये भी सच है। मैं क्षमा चाहूंगा। मैंने पहले प्रारंभ में आपको बताया कि इंदौर देर से। नहीं, मैं तो प्रदेश में आपके विलंब से आगमन की बात कर रहा हूं। अच्छा। क्योंकि फरवरी में जब कोरोना संक्रमण आ चुका था और मार्च में आपका आगमन हुआ, तब तक यहाँ पर बहुत सारी विपदा आ चुकी थी। सरकार और सरकार में बैठे स्वास्थ्य से संबंधित जो लोग थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया, और उसके कारण प्रदेश को इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जब से आपने इंदौर की प्रशासनिक व्यवस्थाएं परिवर्तित की, तब से यहाँ पर बहुत ही सुसंगठित तरीके से इसके नियंत्रण की कोशिशें शुरू हुई। मैं अब समझता हूं कि हमको कोरोना से बचने के साथ ही अब कोरोना से लड़ने के उपाय शुरू करना चाहिए, ताकि आने वाली समस्याओं का हम निदान कर सकें। आज तक हम कोरोना से बचने का उपाय करते आए। हम हाथ धोना सीख गए हैं, हम मास्क लगाना सीख गए हैं, हम दूरी रखना भी सीख गए हैं, लेकिन इससे लड़े कैसे? जो हमने आंकड़े एकत्रित किए उसके अनुसार 80% मरीज गर्म पानी से ठीक हो रहे हैं, विटामिन की गोलियों से ठीक हो रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि हम घर घर के लोगों को बताएं कि वो गर्म पानी का नियमित सेवन करें
उसकी सुविधाएं हम उपलब्ध कराएं और साथ ही उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनको विटामिन की गोलियां देने के लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है सरकारी तौर पर वो कराएं। आपने सही कहा कि आपने काढ़ा भिजवाया, लेकिन वो काढ़ा कहां चला गया पता नहीं चला, उसका वितरण सही ढंग से नहीं हो पाया, ये बात सही है। मेरा सुझाव ये कि उसके बजाय हम काढ़ा मुफ्त में देने के बजाय उसकी बहुत न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराने का प्रयास करें ताकि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ सके। इंदौर शहर में बहुत सारी प्याऊ खुली हुई है, हम प्याऊ पर गर्म पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। मैं इंदौर की बात नहीं कर रहा हूं, प्रदेश को समग्र रूप से रख के बात कर रहा हूं कि यदि इस तरीके से हम कोरोना से लड़ने के उपाय करने का प्रयास करेंगे तो बहुत ज्यादा हम अपने इस लड़ाई से, इस बीमारी से लड़ सकेंगे। इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है कि हम लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाएं, वो कोरोना से लड़ सकें। जब 80% मरीजों का इलाज केवल गर्म पानी और विटामिन की गोलियों से हो रहा है तो सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तमाम विषयों पर उन्होंने बात रखी है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि संकट है, लेकिन संकट से निपटने के लिए सरकार तैयार है। यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।